बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेटे आज हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? अपर एंड लोअर लिम्ब पैथोलॉजीज़। ठीक है, मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हमने शोल्डर पैथोलॉजीज़ देखी थी। ठीक है, वो वाला पार्ट देख लेना, उसके बाद ही ये पार्ट 2 देखना। मैं कोशिश करूँगी कि इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। और ये जो है ना आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है ना वो यही है। यहीं से ही ज़्यादातर जो है ना आपके BCQs आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पीडियाट्रिक वाला है कोई, वो देखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। बेटे स्टार्ट करते हैं फ्रोज़न शोल्डर। अब हमने नेक्स्ट वाला कौन सा डिस्कस करना है? फ्रोज़न शोल्डर को। ठीक है, फ्रोज़न शोल्डर को ना एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि पेनफुल और स्टिफ शोल्डर हो जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, और रिस्क फैक्टर क्या है? एडियोपैथिक हो सकता है, मतलब कोई भी वजह हो सकती है। फीमेल जेंडर में ज़्यादा देखा गया है जो मोर देन 50 ईयर्स होती है। डायबिटिक्स वाले पेशेंट जो होते हैं, हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं, या थायराइड डिसीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं, तो उनमें फ्रोज़न शोल्डर जो है देखा गया। अब फ्रोज़न शोल्डर बेटे क्या होता है? मैंने आपको बताया कि बेटे फ्रोज़न शोल्डर नाम ही फ्रोज़न है। शोल्डर जो है वो फ्रोज़न हो गया है। फ्रोज़न का मतलब कि वो स्टिफ़ हो गया है, वो शोल्डर बिल्कुल सख्त हो गया है। और सख्त के साथ उसमें ना पेन भी हो रहा है। पेशेंट मुझे कह रहा है कि हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है और ये ऐसे लग रहा है जैसे अकड़ गया है ये जॉइंट मेरा। ठीक है, तो वो ऐसी हिस्ट्री देगा। ठीक है, तो फ्रोज़न जॉइंट शोल्डर कह लो या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कह लो। ठीक है, अच्छा अब बेटे पेशेंट किस तरह से मेरे पास आएगा? वो अगर फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड उसका केस होगा तो वो आएगा सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर शोल्डर पेन। वो आएगा कि अचानक ही जो है मेरे इतना पेन स्टार्ट हुआ, शोल्डर पेन बता रहा होगा ना आपको, यहाँ पे मेरे बहुत पेन हो रहा है, सीवियर है। ठीक है, और साथ में जो है वो ये भी आपको बता सकता है कि हाँ मुझे जो है ना थोड़ा मतलब मुझे आप हिस्ट्री लोगे कि ये किस वजह से स्टार्ट हुआ, आपने ऐसा क्या किया था। तो मे भी वो माइनर ट्रॉमा की हिस्ट्री दें कि कोई भी चीज़ उसके लग गई थी शोल्डर पे, उसके बाद जो है उसे सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और स्लीप इज़ ऑफन डिस्टर्ब, और स्लीप भी अक्सर डिस्टर्ब और हो जाती है। इस पेन इतना शदीद होता है कि स्लीप भी डिस्टर्ब होती है इसकी। और लोकल टेंडरनेस इज़ फील इंटरनली और द रोटेटर इंटरवल। और जब आप जो है ना मतलब उसको पल्पेट करते हो उस जगह को, तो उसमें लोकल टेंडरनेस भी आपको फील होती है इंटीरियरली। और मेन चीज़ जो है, पेशेंट आया कि हाँ मुझे बहुत सख्त पेन हो रहा है इस शोल्डर पेन पे, फिर मैं जब उसकी हिस्ट्री लूँगी कि कोई ट्रॉमा कुछ हुआ था तो बोलेगा हाँ या बोलेगा नहीं, या बोलेगा कि हाँ हुआ था। जो मेन चीज़ है ना, हर उसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक हिंट बता रही हूँ जो सिनेरियो में आता है और आप उसी से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेनफुल, पेनलेस, ये तो मतलब बच्चा अगर भूल भी जाए ना, लेकिन जो मेन चीज़ मैं बताती हूँ ना उसको लाजमी याद रखना। वो क्या है? इसमें क्या है, मैंने फ्रोज़न शोल्डर में मैंने 2 चीज़ें बताई अभी जो मेन थी। एक क्या है? स्टिफ शोल्डर है, नेम से ही ज़ाहिर है फ्रोज़न शोल्डर कि वो शोल्डर स्टिफ हो गया है, इसी वजह से हम फ्रोज़न शोल्डर कह रहे हैं, या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कह लो। ठीक है, अब फ्रोज़न शोल्डर मैंने कहा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि स्टिफ शोल्डर है। स्टिफ शोल्डर है, जब एक शोल्डर अकड़ गया है तो क्या होगा? पेनफुल भी होगा ना। तो 2 चीज़ें ऑलरेडी मैंने इसकी इंपॉर्टेंट बता दी है। तीसरी चीज़ जो बता रही हूँ वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन। जब मैं उसे बोलूँगी कि आप अपने शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करें, ठीक है, जब वो एक्सटर्नली रोटेट नहीं कर पाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ वो क्या है? फ्रोज़न शोल्डर है। वो क्यों नहीं कर पाएगा एक्सटर्नली रोटेट? बेटे उसका जॉइंट स्टिफ हो गया है, बिल्कुल अकड़ गया है, तो वो कोई रोटेशन ही, एक्सटर्नल रोटेशन शो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, और ये इसी का क्या है? एक पैथोग्नोमिक साइन है इस फ्रोज़न शोल्डर का। ठीक है, और ये जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे? रोटेटर कफ डिसीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये 3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है फ्रोज़न शोल्डर में, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब इसके ना क्लिनिकल कोर्स ये होता है ना कि इसमें 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 को ना हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, स्टेज 2 को हम फ्रोज़न कहते हैं, स्टेज 3 को हम थॉविंग स्पेस कहते हैं या स्टेज कहते हैं। अच्छा देखो, स्टेज 1 को हम फ्रीजिंग स्टेज या पेनफुल फेज कहते हैं। क्यों पेनफुल कहते हैं? क्योंकि ये सीवियर नाइट पेन होता है इसमें। ठीक है, और ये 2 से 9 महीने तक ये पेन रहता है, जिसे हम पेनफुल स्टेज 1 को हम पेनफुल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेन होता है जो कि 2 से 9 महीने तक मतलब चलता रहता है, और द शोल्डर बिकम इंक्रीजिबली पेनफुल स्पेशली एट नाइट। मैंने लिखा है ना ब्रैकेट में कि सीवियर नाइट पेन होता है। वाई स्टेज 1 इज कॉल्ड पेनफुल फेज? बिकॉज पेन इज अकर इन एट नाइट, सीवियर। ठीक है, सीवियर नाइट पेन।
ठीक है, और वही चीज़ लिखी हुई है। और बाकी द पेन इज़ वेरी सीवियर होता है, अनरिस्पॉन्सिव सिग्नल सिंपल एनाल्जेसिक, मतलब जो सिंपल एनाल्जेसिक पैरासीटामोल या एनसेड हम दे दें तो फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पेनफुल फेज़ है जिसे हम फ्रीजिंग कह रहे हैं। स्टेज 2 जो होती है वो कौन सी है, स्टिफनिंग फेज़ है, जिसे मैंने कौन सी स्टेज कहा है, फ्रोजिंग। ठीक है, फ्रोजिंग है ना, स्टेज 2 में स्टिफनिंग फेज़ आ जाता है। और इस स्टिफनिंग फेज़ या फ्रोजिंग फेज़ में क्या होता है, ये जो नहीं लिखा हुआ आप पेंसिल से लिख लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टिफनेस जो है वो डोमिनेट हो जाती है और पेन रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट फेज़ था ना, जो फर्स्ट स्टेज थी पेन, उसमें पेन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और सीवियर और ज़्यादा सीवियर हो जाता था एट नाइट पे। और यहाँ पे पेन इतना नहीं है, पेन रिड्यूस है, लेकिन जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब शोल्डर की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से हम इसको स्टिफनेस फेस कह रहे हैं या फ्रोजिन कह रहे हैं, कि वो स्टिफ हो गया है, फ्रोजिन शोल्डर बन गया है। ठीक है, और इसमें इसको हम किस तरह से करेंगे कि ग्रेजुअल इसकी जो ना ग्रेजुअल रिडक्शन हो जाएगी इन द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ शोल्डर। जब स्टिफ हो जाएगा तो जो उसकी मूवमेंट है उसमें मतलब मूवमेंट ऑफ शोल्डर में क्या हो जाएगी, रिडक्शन आ जाएगी ना। जब वो सख्त हो जाएगा या स्टिफ हो जाएगा वो शोल्डर, तो वो सही से उसको मूव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, द पेन इज़ यूजली, वही चीज़ है कि पेन इसमें कम होता है। स्टेज 3 को हम क्या कहते हैं, थ्रोइंग फेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या होता है कि इसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका फ्रोजन शोल्डर है ना वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब ये कौन सा फेज़ है, रिकवरी वाला। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी लिख लो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लिनिकल कोर्स भी बता दिए। फर्स्ट स्टेज इज़ फ्रीजिंग, पेनफुल फेज़ होता है, सीवियर पेन एट नाइट होता है। स्टेज 2 इज़ फ्रोजन लाइक स्टिफनेस फेज़ होता है ये, और इसमें रिड्यूस होता है पेन। ठीक है, स्टिफनेस डोमिनेट हो जाती है। स्टेज 3 में जो है वो ग्रेजुअल रिकवरी वाला फेज़ होता है, इसे थ्रोविंग फेज़ कहते हैं। ठीक है, मतलब इम्प्रूव जो मसल जो मूवमेंट है ना शोल्डर की वो इम्प्रूवमेंट होती है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होती है, जबकि ग्रेजुअल रिडक्शन स्टेज 2 में थी। तो ये आपको मैंने समझा दिया, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद ना इस जो फ्रोजन शोल्डर है ना, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और फिर नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो है ना सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब खुद 24 मंथ बाद जो है ना खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप और साथ में हम ये इसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम पेशेंट को ना फिजियोथेरेपी का कहेंगे कि आपने ना जेंटल जो है एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट करनी है। ठीक है, मतलब और ट्रीटमेंट जो है कंजर्वेटिवली अगर हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो वो इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, और सर्जरी अगर करनी पड़े, अगर वो ठीक फिर भी ना हो रहा हो, ठीक है, तो फिर उसकी सर्जरी हम करेंगे। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, हम जो है मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन किस तरह से करेंगे कि जो मतलब अंडर एनेस्थेटिक्स हम उसकी मैनिपुलेशन कर देंगे कि वो जो फ्रोजन शोल्डर है सर्जरी के थ्रू उस जगह को खोल के और मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, और उस तरह से हम उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देंगे, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, थ्रू स्टिफनेस, तो वो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, उस स्टिफनेस को रिलीज़ कर देंगे, या आर्थोस्कोपिक रिलीज ऑफ द टाइट कैप्सूल। ठीक है, अब ये क्या है, एक टाइट कैप्सूल बन गया ना, फ्रोजन शोल्डर क्या एक टाइट कैप्सूल, एक बिल्कुल स्टिफ बन गया है। ठीक है, जिसको दूसरा नाम हमने एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी दिया था। तो बेटे अब आर्थ्रो का क्या मतलब है, जॉइंट, स्कोपिक मतलब कैमरा डाल के आप अंदर देखोगे। ठीक है, तो ये तब कैसे करोगे, जब आप उस जगह को क्या करोगे, वहाँ पे इंसिजन लगाओगे, मतलब उसको काटोगे, देनी तो कैमरा अंदर जाएगा ना। तो आर्थ्रो मतलब जॉइंट, स्कोपिक मतलब कैमरा डाल के देखेंगे, और कैमरा डाल के देखेंगे भी, और साथ में जो है ना उस जो टाइट कैप्सूल है ना उसका प्रेशर भी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम कट लगा सकते हैं। ठीक है, उस जगह जो स्टिफनेस है उसको कट लगा के उसका प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसको 5 सेकेंड में किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज़ फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील पेनफुल एंड स्टिफ शोल्डर। ठीक है, एंड लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, ये 3 मेन चीज़ें हैं। ठीक है, और बाकी स्टेजिंग देख लो, फर्स्ट फ्रीजिंग, फ्रोजन और थ्रोविंग फेज। सीवियर नाइट पेन होता है फ्रीजिंग में, फ्रोजन में स्टिफनेस डोमिनेट हो जाती है, पेन रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे ग्रेजुअल रिकवरी होती है। फिर ट्रीटमेंट कोई आप फिजियोथेरेपी करवाओ पेशेंट की, कोई स्पेसिफिक ट्रीट नहीं है। कंजर्वेटिव आप जो है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगा सकते हो, स्टेरॉइड इंजेक्शन। बाकी आप जो है ना सर्जरी के थ्रू उस जगह को मैनिपुलेट कर सकते हो, या आर्थोस्कोपिक रिलीज़ करवा सकते हो वो टाइट कैप्सूल को। तो बेटी आपका हो गया। अब मैं आपसे एक BCQ पूछूंगी, ठीक है, या MCQ कह लो। ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर जो है ना हाइड कर दूँ। अब मुझे बताओ,
एन ओल्ड एज मैन प्रेजेंट 3 days आफ्टर अ फॉल विद अ पेनफुल लेफ्ट शोल्डर। देखो एक माइनर ट्रॉमा, मैंने कहा था ना कि इसमें माइनर ट्रॉमा की हिस्ट्री भी पेशेंट दे सकता है। कि जो है एक ओल्ड मैन आया मेरे पास हॉस्पिटल में और मुझसे कह रहा है कि मैं 3 day आफ्टर अ फॉल विद अ पेनफुल, कि मुझे जो है ना लेफ़्ट शोल्डर पे पेन है और 3 दिन जो है बाद वो प्रेजेंट करेगा गिरने के बाद, मतलब वो कहा हाँ 3 दिन पहले मैं गिरा था, ठीक है। द पेन इज़ वर्स एट नाइट, देखो वही चीज़ आ रही है कि सीवियर पेन एट नाइट, कि पेन उसे होता है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है नाइट पे, वैसे भी होता है लेकिन नाइट पे रात के टाइम और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। और क्या कह रहे हैं कि एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन आर सीवियरली डिक्रीज। और जब हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसे बोलेंगे कि आप अपना जो है एक्सटर्नली रोटेट करके दिखाएं, अपना हाथ बाहर की तरफ लेके जाएं, इस तरह से बोलेंगे ना उसे, क्योंकि उसे तो इतनी टर्म समझ नहीं आएगी। तो वो जब अपना हाथ इस तरह से बाहर लेके जाएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, एक्सटर्नली रोटेट करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये किसका केस है? मैंने बताया था ना लॉज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन। आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे, कि सीवियर नाइट पेन है, पेनफुल है, ठीक है, और जॉइंट जो है वो पेनफुल है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन लॉस हुई भी है, ठीक है। तो आप बताओ कि कौन सा केस है? अभी मैंने बताया है फ्रोजन शोल्डर, देखो। तो ये इस तरह से हमने कवर कर लिया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस। देखो आइटस आ रहा है मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, और कैल्सिफिक आ रहा है, देखो नाम में ही काम ढूंढो। कैल्सिफिक आ रहा है मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन है, तो मैंने नाम से ही आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेटे क्या होता है कि पेनफुल शोल्डर तो होता है, लेकिन वो जो पेनफुल शोल्डर होता है ना, वो किस वजह से पेनफुल बनता है बेटे? वो कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से बन जाता है पेनफुल, ठीक है। और वो कैल्शियम डिपोजिशन कहाँ पे होती है? सुप्रा स्पाइनेटस मसल में। सुप्रा स्पाइनेटस मसल से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो कि क्या है ये, कौन सी मसल है, किसकी मसल है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना, ठीक है। जो रोटेटर कफ मसल है ना, उसमें मैंने पढ़ाया था ना सुप्रा स्पाइनेटस, जो कि सुपीरियर एस्पेक्ट पे होता है, सुपीरियर एस्पेक्ट पे ये वाली मसल होती है। तो इसके अंदर क्या होती है? कैल्शियम की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब कैल्शियम की डिपोजिशन खुद सोचो इस मसल में स्टार्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करेगा? पेनफुल शोल्डर के साथ आएगा, ठीक है। तो अगर वो कैल्शियम की डिपोजिशन से पेनफुल शोल्डर है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस कहेंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर पेशेंट किस तरह से, एक तो मिडिल एज वुमेन हो सकती है, मतलब मोस्टली जो है अकर मोस्ट कॉमनली इन मिडिल एज वुमेन लाइक फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में भी हमने यही देखा था ना कि वुमेन होती हैं, कहाँ गया ये रहा से, ये फीमेल जेंडर मोर देन 50 ईयर। तो सेम ये कह रहा है कि फ्रोजन शोल्डर की तरह ये भी मिडिल एज वुमेन में देखी जाती है, मतलब 50 ईयर या 50 ईयर से ऊपर, 60 इस तरह से ना मिडिल एज वुमेन। और सेम इम्पीचमेंट मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इम्पीचमेंट क्या होती है, ठीक है। बेंडिंग जो होती है, रबरिंग जो होती है, ठीक है। तो वो फर्स्ट पार्ट देख लेना कि इम्पीचमेंट क्या होती है, कि रबरिंग पेन होता है और हेड पे ना, ठीक है। और वो किस तरह से कह रहे हैं कि इंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर, सेम इम्पीचमेंट की तरह इसका भी इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर होता है, ठीक है। उस पर पेन फील होता है। और बाकी सेम इम्पीचमेंट की तरह कि जब उसकी ना ओवरहेड एक्टिविटी जब वो करता है तो उसको क्या होता है? पेन होता है, ठीक है। और बाकी एक्सटर्नल रोटेशन जो है इसमें पॉसिबल होती है। देखो मेन चीज़ आप किस तरह से, अब आप बोलोगे कि मैं हाँ हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सके फ्रोजन शोल्डर से, क्योंकि ये भी पेनफुल शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर भी पेनफुल है। इस बेटे इसको डिफ्रेंशिएट आप इस तरह से कर सकते हो। मेन चीज़ यहाँ में कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है। और हाँ पेशेंट अगर आएगा सेम वो कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे जो हाँ मैं 3 दिन पहले गिरा था तो उसके बाद मुझे शदीद पेन हो रहा है, अब मैं जो है, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन करके दिखाओ, अपने हाथ बाहर लेके जाओ। अगर वो बाहर नहीं लेके जा पा रहा तो फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन अगर वो लेके जा पा रहा है तो फिर कौन सा है? कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस है। और उसमें कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होगी, उसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, ठीक है। अच्छा, बाकी सेम हम प्लेन रेडियोग्राफ अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, MRI मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। और जब MRI पे हम देखेंगे ना तो हमें कैल्सिफिक डिपॉजिट मिल जाएगी सुप्रा स्पाइनाइटिस टेंडन पे बस। और ट्रीटमेंट इसकी जो है ना सेल्फ लिमिटिंग है, सेम उसी की तरह नॉन सर्जिकल में हम एनाल्जेसिया दे देंगे, फिजियोथेरेपी का कर देंगे। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। सब एक्रोनियम मतलब एक्रोमियम जो पार्ट होता है ना स्कैपुला का, उसके बेलो जो है हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अगर फर्स्ट पार्ट पढ़ाओ तो ये सब आप
को मतलब इससे वाकिफ़ होंगे। अच्छा, सर्जरी किन में केसेस में करेंगे? रेजिस्टेंट केस में, तो अगर किसी एनर्जीज या को वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक नहीं हो रहा उससे, तो फिर जाहिर सी बात है रेजिस्टेंट केसेस में हमें सर्जरी करनी होती है, ठीक है। बाकी इसी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है, बस यही चीज़ था, ठीक है, हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस मेन चीज़ याद रखना कि ये किससे फ्रोजन शोल्डर से इस तरह से डिफरेंशिएट करती है कि इसमें एक्सटर्नल इंसल्शन पॉसिबल होती है और इम्पिंजमेंट की तरह है कि इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट और ओवरहेड एक्टिविटीज़ से प्रिसिपिटेट करता है पेन, ठीक है, ये चीज़ है मेन। अच्छा, इसका भी शुक्र है कि वो आंसर नहीं दिखा। अभी आप लोग मुझे बताओ, देखो 25-year-old फीमेल प्रेजेंट विद 12 और हिस्ट्री ऑफ रिपीटेडली इंक्रीजिंग सीवियर राइट शोल्डर पेन। अभी कह रहे हैं कि एक फ़ीमेल आई है, ठीक है, और वो जो है ना हिस्ट्री दे रही है कि मुझे जो है ना 12 और हिस्ट्री दे रही है कि रिपीटेडली इंक्रीजिंग सीवियर राइट शोल्डर में 12 घंटे से सीवियर पेन हो रहा है ना। द शोल्डर इज टेंडर इंटीरियर लेटरली। देखो इंटीरियर लेटरली जो है ना शोल्डर पे क्या है, टेंडरनेस है। एंड पेन इज़ वर्स्ट ऑन एबडक्शन, और पेन जो है ना वर्स्ट हो जाती है किस पे, एबडक्शन पे। हाउ शी कैन रोटेट द और अच्छा, शी कैन रोटेट दी शोल्डर एक्सटर्नली विदाउट मच पेन। देखो मेन चीज़ मिल गई हमें कि वो जो है अपना शोल्डर जो है ना वो रोटेट कर पा रही है विदाउट मच पेन, मतलब एक्सटर्नली रोटेशन पॉसिबल है। तो देखो बाकी जो है कुछ भी समझ नहीं आया ना, लेकिन अगर एक चीज़ भी आपने याद रख ली कि भाई एक्सटर्नली रोटेटेड अगर पॉसिबल है तो ये हमारा कौन सा है, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस है। अगर पॉसिबल नहीं होती तो शोल्डर जॉइंट होता, सॉरी फ्रोजन शोल्डर होता, ठीक है। तो अब ये पॉसिबल है ना, तो कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी कि हाँ और शी कैन रोटेट शोल्डर एक्सटर्नली, तो ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, उसके बाद आगे जो है ना शोल्डर डिसलोकेशन है और इंस्टेबिलिटी ऑफ ग्लिनोहेमोरल जॉइंट है। तो लिटरली मेरा मज़ीद पढ़ाने को तो दिल ही नहीं कर रहा, खैर पढ़ाना तो है। अच्छा, अब देखो इसमें ना शोल्डर डिसलोकेशन और इंस्टेबिलिटी हम देखेंगे, और कौन से जॉइंट की देखेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या ग्लिनोहेमोरल जॉइंट कह लो, ठीक है। अब इसमें ट्रॉमेटिक शोल्डर देखेंगे, फिर जो है ना हम दूसरा कौन सा देखेंगे, ए ट्रॉमेटिक, ठीक है। तो पहले हम ट्रॉमेटिक शोल्डर इंस्टेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए ट्रॉमेटिक शोल्डर जो डिसलोकेशन है ना वो सबसे जो है ना कॉमन है, ऑल डिसलोकेशन में ये ट्रॉमेटिक वाली कॉमन है। और ट्रॉमेटिक में भी जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है, इंटीरियर डिसलोकेशन। 95% इंटीरियर डिसलोकेशन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, और क्यों होती है इंटीरियर डिसलोकेशन, फर्स्ट पार्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बताया था ना कि वो जो है हेड बड़ा होता है ग्लिनॉइड फोसा से, ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी से, तो इस वजह से वो सही से उसकी इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी जो होती है वो लैक होती है ना उसकी वजह से। तो इस वजह से जॉइंट कैप्सूल जो है ना वो वीकेस्ट होता है, तो इस वजह से इंटीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट सही से पढ़ा है ना, मतलब सही से समझा है, तो आप कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको इजी लगेंगी। अच्छा, इंटीरियर डिसलोकेशन में जो है ना, अब देखो एक हिल सैक लीजन्स होता है और एक दूसरा जो होता है ना वो आपके पास और दूसरा आपके पास बेनकार्ट लीजन होता है, ठीक है। अब देखो इंटीरियर डिसलोकेशन जो है ना, इसमें जो है ना ये क्या होगा कि वो इंटीरियर डिसलो ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ लिखा हुआ है कि टिपिकल द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। ये जो इंटीरियर डिसलोकेशन हो ये किस तरह से होती है कि अगर ये जो है ना किसके रिजल्ट पे होती है, जब एक्सटर्नल रोटेशन करे और बहुत ज़्यादा एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो इंटीरियर डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है। ये मैंने मेन चीज़ लिखी है। बाकी फॉलन आउटस्ट्रेच आर्मी तो आपको खुद भी नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि इंटीरियर डिसलोकेशन इस तरह से ही होगी। और बाकी देखो हिल सैक लीजन ना, देखो हिल एच से आ रहा है और एच से ह्यूमरस भी आ रहा है। तो अब हिल सैक लीजन में क्या होता है कि यहाँ पे कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरल हेड। तो इसमें बस आपने ये याद रखना है कि ये जो मैंने बताया ना कि ये आपका ह्यूमरस का हेड है और ये ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैप्यूला की ना। तो अब जो है क्या हो रहा है कि ह्यूमरस की जो हेड है ना ये वाला, इसके पोस्टीरियर और लेटरली, यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरली क्या हो जाता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से जो है ना हिल सैक लीजन मिलता है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ह्यूमरल हेड है, ये ह्यूमरस बोन है और ये उसका हेड है। तो यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरल क्या हो जाती है, इसकी कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाती है, जिसको हम हिल सैक लीजन कहते हैं। और निमोनिक क्या है कि हिल सैक को एच से आ रहा है ना, तो ह्यूमरस भी एच से आ रहा है। इसका मतलब कि ह्यूमरस हेड में
कंप्रेशन फ्रैक्चर हो रही है वो भी कौन से एस्पेक्ट पे, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट पे। ये आपने याद रख लेना है हिल सैक लीजन में, जो कि इंटीरियर डिस्लोकेशन में आपको दिखती है। अच्छा, और दूसरे है बेनकार्ट लीजन। क्या होता है कि उसकी जो डिटैचमेंट इंटीरियर इन्फीरियर ग्लेनॉइड पे डिटैचमेंट हो जाती है इस, ठीक है। और वो जो है बोनी भी हो सकती है, अगर बोनी होगी तो बोनी बेनकार्ट कहेंगे, नॉन बोनी होगी तो ग्लेनॉइड लेब्रम कहेंगे। अब देखो ये मैंने बताया ना कि हिल सैक लीजन क्या होता है कि यूमरस बोन की जो यूमरस हेड है ना, यूमरस बोन का जो हेड है उस पर पोस्टीरियर लैटरल जो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है उसे हिल सैक लीजन कहते हैं। अब इसी की वजह से अगर ये जो आपकी कैविटी है, कौन सी कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड फोसा कैलोस्कैपुला को, जिसमें इसने जाके फिट होना बनता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइन होता है ना ये। तो अगर इसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरल हेड पे आ गया, जैसे हम हिल सैक लीजन कहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ना, इसकी कौन सी साइड इफेक्ट होगी, इंटीरियर इन्फीरियर ग्लिनॉइड, इसकी इंटीरियर और ये इन्फीरियर साइड अफेक्ट हो जाएगी इस कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से। तो इसको हम बेनकार्ट लीजन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बेनकार्ट लीजन है ना, ये अगर कंप्रेशन फ्रैक्चर अगर बोनी पार्ट पे हुआ है तो हम उसे बोनी बेनकार्ट कहेंगे। अगर सॉफ्ट टिश्यू पार्ट पे हुआ है, ठीक है, तो हम उसे नॉन बोनी बेनकार्ट कहेंगे। और सॉफ्ट टिश्यू क्या होगा बेटे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर इस ग्लिनॉइड कैविटी में इस तरह से आपको पूरा ऊपर से दिखाऊं, ठीक है, तो इस ग्लिनॉइड कैविटी यहाँ पे क्या होती है, फिब्रोकार्टिलेज मेम्ब्रेन होती है, जो कि इस कैविटी को मज़ीद डीप कर देती है ताकि अच्छे से वो हेड फिट हो सके और इंटेंसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके, उसकी लेकनेस को कम किया जा सके। तो ये फिब्रोकार्टिलेज पे अगर वहाँ पे लीजन हो रहा है, बेनकार्ट लीजन अगर वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इंटीरियर इन्फीरियर, तो फिर वो नॉन बोनी बेनकार्ट होगा। लेकिन अगर वो बोन पे हो रहा है तो वो बोनी बेनकार्ट होगा। तो आई होप कि मैं समझा पाई हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इंटीरियर डिस्लोकेशन में आपने क्या कर लेनी है, जो डिस्लोकेशन होती है वो किसी हिल सैक लीजन से होती है, जो कि आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाया। उसके बाद उसकी वजह से जो बेनकार्ट लीजन हो रहा है, बोनी बेनकार्ट और नॉन बोनी, जो कि किस पे हो रहा है, ग्लिन। अच्छा, उस जो फिब्रोकार्टिलेज हो रही है जो मैंने बनाई, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड लेब्रम भी कहते हैं, ठीक है। इसको ग्लिनॉइड लेब्रम या फिब्रोकार्टिलेज जो उसने कैविटी को कवर किया होता है, ग्लिनॉइड लेब्रम भी कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था। तो बेटे उसको हम बेनकार्ट लीजन कहते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर डिस्लोकेशन में आपने हिल सैक लीजन देखा, उसके जैसे बेनकार्ट लीजन था, उसमें भी आपने फर्दर दो देख लिए, बोनी और नॉन बोनी, या ग्लिनॉइड लेब्रम पे जो होगा वो नॉन बोनी होगा, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ग्लिनॉइड का कौन सा होता है, इंटीरियर इन्फीरियर ग्लिनॉइड, ठीक है। मतलब जब इसमें जो है ना ह्यूमरस हेड में पोस्टीरियर लैटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से डिटैचमेंट हो जाएगी ना, स्कैपुला बोन से डिटैच हो जाएगा, और किस साइड पे होगा, इंटीरियर इन्फीरियर, ठीक है, ग्लिनॉइड पे होगा। तो उसकी वजह से आपकी बेनकार्ट लीजन होता है। तो वही चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अच्छा, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होगा और पॉजिटिव अप्रीहेंशन साइन होगा कि किस तरह से कि इंटीरियर इंस्टेबिलिटी होगी ना उसकी, ऑन फोर्स एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, और किस तरह से कि मतलब वो जो है ना, हम जब उसकी एग्जामिनेशन करेंगे ना तो वो इंटीरियर जो है ना, इंटीरियर अपने जो उसको मूव नहीं कर पाएगा शोल्डर को, मतलब इंटीरियर साइड पे वो मूव नहीं कर पाएगा, बल्कि वो ऑन फोर्स एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन करेगा। मतलब वो अपने जिस्म से जो है ना ये वाला हाथ दूर लेके जा सकता है, एक्सटर्नली रोटेट कर सकता है और एबडक्शन कर सकता है, लेकिन ये करीब नहीं लेकर आ सकता। इसकी ये वाली एक्टिविटी क्या हो गई होगी, ख़राब हो गई होगी। मतलब वो इंटरनली रोटेटेड नहीं कर सकता, मतलब ये इंटीरियर डिस्लोकेशन है ना कि वो इंटरनली रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। बाकी हम इसमें क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी करवाएंगे, ठीक है। और अगर फिजियोथेरेपी से भी काम नहीं बनता तो ज़ाहिर सी बात है फिर सर्जिकल रिपेयर होगा। और सर्जिकल रिपेयर में हम क्या करेंगे, ऑफ द लेबरल डिफेक्ट एंड टाइटनिंग ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल, उसमें हम क्या करेंगे, जो लेबरल डिफेक्ट है उसको रिपेयर करेंगे और जो इंटीरियर कैप्सूल है उसको टाइट कर देंगे। मतलब जो लूज़ हो गया है, ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर से हिल सैक लीजन के थ्रू। हिल सैक लीजन क्या होता है कि कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरल हेड के पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है। तो और यहाँ पे उसकी जैसे ग्लिनॉइड पे इंटीरियर इन्फीरियर जो है बेनकार्ट लीजन हो गया, तो हिल सैक लीजन बेनकार्ट लीजन, तो सर्जिकल रिपेयर करेंगे ना, ताकि सर्जिकल रिपेयर करके इनकी क्या कर सके, इंटीरियर
कैप्सूल को जो है टाइट कर सके, ठीक है, और लेब्रान डिफेक्ट को रिपेयर कर सके। तो ये चीज़ है। मैंने बार बार जो है आपको पोस्टीरियर इंफीरियर बार बार बताया ना, उस वजह से ताकि आप लोग सुन के याद हो जाए आपको। पोस्टीरियर डिस्लोकेशन वो लेस कॉमन होती है देन इंटीरियर डिस्लोकेशन। इसमें क्या होता है पोस्टीरियर डिस्लोकेशन में, इसमें जो है ना अब देखो इसका उलट, इसमें उलट होगा, क्योंकि पोस्टीरियर डिस्लोकेशन है ना, तो पेशेंट क्या करेगा, इंटरनल रोटेशन तो कर पाएगा लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस तरह से आपने इंटीरियर में देखा कि वो एक्सटर्नल रोटेशन तो कर पा रहा था लेकिन इंटरनल रोटेशन नहीं कर पा रहा था, तो वो इंटीरियर डिस्लोकेशन था। पोस्टीरियर में उलट कर दो, पोस्टीरियर डिस्लोकेशन में क्या होगा कि इंटरनल रोटेशन तो होगी लेकिन एक्सटर्नल नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि मैकेनिज्म कॉजिंग फोर्स इंटरनल रोटेशन ऑफ द ग्लिनोइड, मतलब ये जो डिस्लोकेशन है किस तरह से हुई कि बहुत ज़्यादा फोर्सली उसने इंटरनल रोटेशन की है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो गई है, मतलब अब वो पोस्टीरियरली एक्सटर्नल रोटेट नहीं कर पा रहा। जिस तरह से इंटीरियर डिस्लोकेशन में था कि वो उसने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली रोटेट कर लिया है, इस वजह से वो अब दोबारा से मतलब इंटरनली रोटेशन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और पोस्टीरियर में उलट है। और ये किस वजह से होता है, कोई एपिलेप्सी टॉनिक क्लोनिक सीजर में यही होता है, ठीक है। टॉनिक क्लोनिक में आप देख रहे हैं कि जब भी झटके पड़ते हैं तो उसके हाथ जो है ना जिस्म की तरफ यूँ अकड़ जाते हैं, ठीक है, यूँ अकड़ जाते हैं। तो जब वो मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल इंटरनल रोटेशन करता है ना, तो जब उसको अटैक रिजॉल्व हो जाता है, तो जब हम उसको हाथ पीछे लेके जाते हैं ना तो वो नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो गई है अब उसमें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक शॉक में भी यही होता है, जिसको करंट लगता है आप देखते हो कि वो उसके दोनों हाथ सीने की तरफ आते हैं और यूँ धरा रहा होता है, ठीक है, जिस तरह से वो एपिलेप्सी में जब वो सीजर एक्टिविटी होती है टॉनिक क्लोनिक में ना। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो है ना इसमें ना कोई हिल सेक वो नहीं होता, रिवर्स हिल सेक होता है। रिवर्स हिल सेक क्यों कह रही हूँ मैं, इसमें रिवर्स हिल सेक और रिवर्स बेंकार्ड लीजन यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन अगर कहीं BCQs में आ जाए कि रिवर्स हिल सेक या रिवर्स बेंकार्ड लीजन किस में होता है, तो बेटे जब रिवर्स चीज़ पोस्टीरियर में हो रही है तो रिवर्स हेल्साक और रिवर्स बेंकार्ड लीजन भी इसमें होगा। हेल्साक लीजन जो था इंटीरियर में, उसमें क्या हो रही थी कि पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट पे ह्यूमरल हेड कंप्रेशन फ्रैक्चर था, यहाँ पे इंटियो मीडियल पे है, ठीक है। और इस तरह से बेंकार्ड लीजन जो है वो आपकी रप्चर हो रही है पोस्टीरियर ग्लिनॉइड लीजन, जबकि वो इंटीरियर पे हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर इंटीरियर में ग्लिनॉइड का इंटीरियर पे हो रहा था डिटैचमेंट, तो इसका पोस्टीरियर पे हो रहा। हिल सेक वहाँ पे क्या था, पोस्टीरियर पे था, तो इसमें इंटीरियर पे होगा, इस तरह से, मतलब रिवर्स है पोस्टीरियर में। इधर नहीं लिखा लेकिन आप लोग लिख लो पेंसिल से। ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट हम वही क्रोज रिडक्शन करेंगे, मतलब मैनिपुलेट कर देंगे बाहर से। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो फिर हमने जाहिर से बात है ओपन रिडक्शन करनी होगी। और ओपन रिडक्शन, अब ये ओपन रिडक्शन क्लोज रिडक्शन बेटे मैंने एक्सट्रीमिटी वाला ट्रॉमा वाला जो यूनिट है उसमें पढ़ाया है। ओपन रिडक्शन जिसमें हम बाहर से मैनिपुलेशन कास्टिंग कर दी, ये कर दिया, ठीक है, वो आता है। ओपन रिडक्शन मतलब ओपन डायरेक्ट, इसे हम डायरेक्ट भी कहते हैं कि हम ओपन मतलब उस जगह को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। और ओपन किस तरह से करेंगे, सर्जरी के थ्रू ही करेंगे ना, तो सर्जरी के थ्रू उस जगह को ओपन करके ठीक करते हैं। तो ओपन रिडक्शन इस तरह से, ठीक है। नाम से इस वजह से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके। अच्छा, उसके बाद है ए ट्रॉमेटिक, ये तो हमने ट्रॉमेटिक पढ़ा ना। अच्छा, एक इसमें इन्फीरियर डिस्लोकेटेड जॉइंट जो कि 1% होता है, ठीक है, इन्फीरियर डिस्लोकेशन होती है जो कि 1% होती है। अब इसमें क्या होती है, हाइपर एब्डक्शन हो जाती है, ठीक है। हाइपर एब्डक्शन मतलब इतनी ज़्यादा हाइपर एब्डक्शन होगी कि वो जो है ना अपना एक हैंड दूसरे हैंड से पीछे से मिला पाएगा। मतलब अगर वो ये वाला हाथ इतना पीछे लेके जाए और ये वाला दूसरी साइड से पीछे लेगा और पीछे अपने दोनों हाथ को हैंड शेक करें, तो ये होती है हाइपर एब्डक्शन, जो कि इन्फीरियर डिस्लोकेशन में देखी जा सकती है, ठीक है। फोर्सफुल हाइपर एब्डक्शन से इन्फीरियर डिस्लोकेशन हो जाती है, इसे लुक्सेटो एरेटा भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने लिख ली है, आप लोग अगर टाइम कम है तो मिस भी कर सकते हो। अच्छा, अब क्या है ए ट्रॉमेटिक शोल्डर इंस्टेबिलिटी, ये ट्रॉमेटिक था। ए ट्रॉमेटिक में क्या होगा कि कोई लेस ट्रॉमेटिक इवेंट से वो एक्सपोज हुआ होगा, लाइक अगर फॉल क्लाइंबिंग स्टेयर से अगर वो फॉल कर गया है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं कि ये भी पेनफुल होता है। और उसमें जो ना सबलेक्सेशन होती है। सबलेक्सेशन का क्या मतलब है कि पार्शियली डिसलोकेशन। देखो एक तो ये बोन है, अगर ये यहाँ से डिसलोकेट हो गई है, देखो ये डिसलोकेट हो गई ना बिल्कुल बीच में, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है। लेकिन अगर ये जो है पार्शियली डिसलोकेट है, मतलब थोड़ी सी डिसलोकेट है, तो ये आपकी सबलेक्सेशन है। और लेकिन अगर ये टोटली डिसलोकेट है तो ये आपकी डिसलोकेशन के। तो डिसलोकेशन सबलेक्सेशन में यही फ़र्क है, सबलेक्शन पार्शियली आउट ऑफ फेज, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ फेज गई है, ठीक है। और जो वो होता है वो आपकी, आप ये समझ लो कि ये आपकी वो है सबलेक्सेशन है और ये आपकी क्या है, डिसलोकेशन है। ये इसमें देखो मतलब जो बोन है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस है और इसमें थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस है। तो थोड़ी सी आउट
आउट ऑफ प्लेस मतलब पार्शियल डिसलोकेशन इज कॉल्ड सबलक्सेशन एंड कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड कंप्लीटली डिसलोकेटेड या डिसलोकेशन कह लो। तो मैं यही कह रही हूँ कि एट्रोमेटिक में ना सबलक्सेशन होती है, मतलब पार्शियल डिसलोकेशन होती है जो कि पेनफुल भी होती है साथ में। और बाकी इसमें जो है ना एग्जामिनेशन जो हम करते हैं ना, तो इसमें ये करते हैं एग्जामिनेशन के इसमें जो लिगामेंट होती है उसकी लेग्जिटी हो जाती है, लाइक वो जो है ना वीक हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले हो जाते हैं वो, ठीक है। और बाकी अप्रहेंशन टेस्ट हो जो है ना वो दूसरा पॉजिटिव ही होता है इसमें भी सेम, कि वो सिर्फ वन डायरेक्शन ऑफन इन मोर देन वन डायरेक्शन की बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी सेम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, मसल स्ट्रेटनिंग करवाते हैं और पेशेंट को री एजुकेशन देते हैं और सर्जिकल टाइटनिंग करते हैं कैप्सूल की। सेम सर्जरी के तो हम वो जो कैप्सूल है उसको टाइट कर देंगे, बाकी फिजियोथेरेपी ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गया। इसमें जो मेन था वो मैंने बता दिया। देखो ये हैबिचुअल शोल्डर इंस्टेबिलिटी ये है कि मतलब स्मॉलर ये जो है ना धीरे स्मॉलर ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू सर्जिकल ट्रीटमेंट। दिस पेशेंट इज एबल टू सबलेक्स। इसमें इतना कोई ये क्या है कि ऑन विल पे होता है। दिस इज यूजली नॉन पेनफुल। ये जो है ना मतलब पेनफुल नहीं होती है, जो शोल्डर इंस्टेबिलिटी होती है ना जो हैबिचुअल होती है ये पेनफुल नहीं होती। और ये जो ना और सर्जिकल अगर हम इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करें तब ये रिस्पॉन्ड नहीं होती। तो ये जॉइंट बस इसमें क्या होती है कि जॉइंट लेग्जिटी होती है, जॉइंट जो ना वीक होते हैं, ठीक है। हैबिचुअल है मतलब उनकी हैबिचुअल है ये चीज़ है। बस इसको जो है ना हम अगर सर्जरी भी करते हैं तब भी वो इसकी जब अगर एक हैबिचुअल चीज़ है तो ये नहीं वो हो सकती है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है वो पेशेंट की अपनी विल है सबलेक्सेट हो जाए, वो बस ये पेनफुल नहीं होती तो इस वजह से। बाकी हम इसकी फिजियोथेरेपी री एजुकेशन करवा लेते हैं और हम जो है ना पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि वो जो है ना अपनी अवॉइड करें सबलेक्सिंग द शोल्डर ना, कि जो उसकी पार्शियल डिसलोकेशन है उसको अवॉइड करें। बाकी री एजुकेशन करेंगे और अगर जो है बस यही चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया और ये जस्ट मैंने रीड करके दिखा दिया, वही चीज़ है सारी। उसके बाद आ जाओ एल्बो डिसऑर्डर ना। अच्छा, एल्बो डिसऑर्डर में जो है ना एक टेनिस एल्बो है और एक गोल्फर एल्बो है, ठीक है। टेनिस एल्बो में क्या है, टेनिस एल्बो को हम लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं और इसको हम मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं, ठीक है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है बेटे। तो मैंने क्या बताया कि एल्बो डिसऑर्डर में सबसे पहले हम टेनिस एल्बो को पढ़ने जा रहे हैं। बेटे टेनिस एल्बो ये होता है कि उसको ना हम लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं। अब जैसे कि मुझे आप हाथ दिखाना यहाँ पे बता लेती हूँ क्योंकि मैंने बुक ऑलरेडी बहुत गंदी कर दी है। देखिए ये जो है ना आपकी थंब है, ठीक है। अब देखो ये थंब साइड जो होता है ना ये आपका लेटरल साइड है, आप खुद भी देख सकते हो ये आपका लेटरल साइड है और जो लिटिल फिंगर की तरफ है ये आपका मीडियल साइड है। तो टेनिस एल्बो में क्या होता है कि यहाँ पे जो लेटरल लेटरल साइड पे क्या हो जाती है। अच्छा, ये एपिकॉन्डाइल क्या होते हैं, ये ना बोनी प्रोट्रूबरेंस होती है ह्यूमरस की ना। यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन है ना आपकी ऊपर, मतलब अभी मैं पूरा हाथ कैसे बनाऊँ, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ये आपकी ह्यूमरस है और ये रेडियस और अल्ना की बोन है, ये रेस्ट है आपका। अब यहाँ पे लेटरल साइड पे, ठीक है। मकसद ये था कि इस साइड पे ना जो थंब साइड होता है आपको लेटरल होता है। अब ये ह्यूमरस बोन है तो इसके लेटरल साइड पे ना ये लेटरल है। अब यहाँ पे ना बोनी प्रोट्रूबरेंस होती है लेटरल साइड पे। एपिकॉन्डाइलिस का मतलब ये कि बोनी प्रोट्रूबरेंस हो जाती है ह्यूमरस की डिस्टल एंड पे। तो अगर वो लेटरल साइड पे हो रही है बोनी प्रोट्रूबरेंस तो उसे हम लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो मीडियल साइड मतलब लिटिल फिंगर की साइड पे हो रही है तो उसे हम मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस कहेंगे, जिसको हम गोल्फर एल्बो भी कहते हैं, ठीक है। लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस को टेनिस एल्बो कहते हैं, इसको हम टेनिस कहेंगे, ठीक है, टेनिस एल्बो, और उसको हम गोल्फर एल्बो कहेंगे, ठीक है। ये मेन चीज़ है। और दूसरा जो डिफरेंस है कि जो टेनिस एल्बो में जो स्मॉल जो टेयर होता है
स्मॉल टीयर जो होता है वो मोस्टली कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन में होता है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के थ्रू जो है ये प्रोट्रूबेंस बन गई, लेटरल साइड में बनी है तो टेनिस एल्बो है। और टेनिस एल्बो में क्या होता है कि कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, ठीक है। टेयर जो होता है वो किस में होता है, एक्सटेंसर ओरिजिन में होता है। मतलब जो मोस्ट कॉमन कॉज है एल्बो पेन का वो मतलब वो यही होता है कि कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई है, वो बोले कि हाँ मुझे ट्रॉमा हुआ था उसकी वजह से जो है मेरे इस साइड पेन हो रहा है, वो लेटरल साइड पे दिखाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक ना प्रोट्रूबेंस मिलेगी, और प्रोट्रूबेंस मतलब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के थ्रू जो है वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होगा, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व दी टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस। अच्छा, यहाँ पे जो मतलब जो मैं कह रही हूँ ना कि कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है ना जो एक्सटेंसर, वो कौन सा होता है, कार्पाई रेडियस ब्रेविस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैंने टेनिस एल्बो में क्या बताया कि लेटरल एपिकोंडाइलर से होता है, और कॉमन जो टेयरिंग होती है ना वो किस में होती है, एक्सटेंसर ओरिजिन में, ठीक है। वहीं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और वहीं टेयरिंग होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के बाद। और इसमें यही होता है कि एल्बो पेन होता है, पेशेंट पेन के साथ आता है। और जो एक्सटेंसर जो होती है ना टेंडन जो इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट जो कॉमन इन्वॉल्व होती है वो आपकी कार्पाई रेडियस ब्रेविस होती है, ठीक है। मतलब इसमें भी हमने स्पेसिफाई कर दिया एक्सटेंसर टेंडन को। तो ये आपने याद रखना है, पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, पेन के साथ आएगा, एल्बो पेन के साथ आएगा, ठीक है। और वो बोलेगा कि मुझे जो है ना साथ में क्या हो रही है कि इट इज़ पीरियड ऑफ ओवर एक्टिविटी एंड पार्टिकुलरली एक्टिव एक्सटेंशन ऑफ द रेस्ट पे। और वो कहेगा कि जो है पार्टिकुलरली जब वो रेस्ट को करेगा ना तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्सटेंशन हो रही होगी, ठीक है। पेन अराउंड दी लेटरल और वो बता रहा होगा कि मेरे इस जगह पे पेन है, तो आप समझ जाओगे कि ये लेटरल एपिकोंडाइलेटस है, लाइक टेनिस एल्बो है। और जो है क्या होगा कि इन द बैंक ऑफ द फोरआर्म एंड विद कंटेन एक्टिविस टेंडरनेस होगी उस जगह पे, ठीक है, बस उसको छोड़ दो। और यहाँ पे ना इस टेस्ट को ना यहाँ पे लिखा है कि पेन रिप्रोड्यूस विद रिस्ट फ्लेक्शन एंड फोरआर्म प्रोनेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। देखो जब हम उसे फ्लेक्जन करवाएंगे ना रिस्ट की, कि आप अपने रिस्ट की फ्लेक्जन करो, ठीक है, फ्लैक्स करो उसको, तो उसको क्या होगी, पेन दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, या प्रोनेशन पे उसकी पेन दोबारा से क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है, हमारे पास कॉजन टेस्ट पॉजिटिव है, और इसका मतलब कि ये टेनिस एल्बो ही है, कंफर्म हो गया हमारे टेस्ट के थ्रू। इसकी प्रोग्नोसिस गुड है और विदाउट मेडिकल इनपुट भी रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शन आप पास सिंपल एनेल्जेसिया दे दो, लोकल इंजेक्शन लगा दो स्टेरॉइड की, या एक्सटर्नल मास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। ओपन और आर्थोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकते हैं, वही आर्थो मतलब ज्वाइंटस्कोपी मतलब कैमरा डाल के अंदर देखते हैं और उसके थ्रू जो भी सूचना है जो भी करनी होती है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब गोल्फर एल्बो में क्या होता है, ये मीडियल एपिकोंडाइलेटिस होता है, और इसमें क्या था, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन था ना ये, कि इसमें स्मॉल टीयर होता है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जबकि इसमें क्या था, फ्लेक्सर ओरिजिन होता है, ठीक है। इसमें कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है और पेन लोकलाइज होता है टू मीडियन एपिकोंड, यहाँ पे पेन इस यहाँ मीडियन एपिकोंडाइलेटिस पे होगा तो हम समझ जाएंगे कि गोल्फर एल्बो है। लेकिन अगर लेटरल पे वो करके बताएगा तो वो टेनिस एल्बो है, ठीक है। अल्नर ऑफ इंटरमीडिएट डिफरेंट, बस ये हो गया आपका, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया, और मैंने ये आपको दिखा दिया था कि बेटे ये लेटरल एपिकोंडाइल्स पे अगर वो पेन कहेगा कि मुझे यहाँ पे पेन है तो वो टेनिस एल्बो है, लेकिन अगर वो मीडियल पे करेगा तो वो गोल्फर है। इसमें कौन सी टेंडन इन्वॉल्व थी, एक्सटर्नल। इसमें जो मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्व है यहाँ पे कॉमन जो ओरिजिन है लेटरल एपिकोंडाइलस, क्यों हो रहा है, आइटस हो रहा है ना, आइटस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन के थ्रू, इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रही है, लेटरल साइड पे, और वहाँ पे क्या हो रही है कि कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है वो, ठीक है। और वहाँ पे जो है आपकी जो कॉमन एक्सटेंसर में है वो कार्पाई रेडियस ब्रेविस है, ठीक है। और यहाँ पे भी मसल स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन मैंने अलग से निकाली थी कि यहाँ पे कौन सी मसल होती है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, ये एक्सटेंसन ओरिजिन है और ये फ्लेक्सर ओरिजिन है। एक्सटेंसन ओरिजिन का मतलब कि वो हाइपर एक्सटेंशन तो कर सकता है, लेकिन जब हम उसे फ्लेक्स करवाएंगे ना तो उसे पेन होगा। और यहाँ पे क्योंकि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है कि फ्लेक्शन पे उसे पेन नहीं होगा, लेकिन जब हम उसकी एक्सटेंशन करवाएंगे तो उसे पेन होगा। देखो कॉन्स्टेंस यहाँ पे रिवर्स कॉन्स्टेंस होगा, कि जब हम उसे कहेंगे ना कि फ्लेक्स करो तो उसे पेन नहीं होगा। अगर फ्लेक्शन पे उसको पेन नहीं होता, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट पे, तो इसका मतलब अगर पेन नहीं है फ्लेक्शन पे तो गोल्फर एल्बो है। लेकिन अगर पेन हो रहा है फ्लेक्शन पे तो इसका मतलब कॉजन टेस्ट है, क्योंकि टेनिस एल्बो जो है
अगर फ्लेक्शन पे उसे पेन हो रहा है तो कॉजन टेस्ट पॉजिटिव है, और कॉजन टेस्ट पॉजिटिव आपके टेनिस एल्बो में आता है, क्योंकि टेनिस एल्बो में फ्लेक्शन पे पेन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप हाइपर एक्सटेंशन पॉसिबल होती है, क्योंकि ये एक्सटेंसर ओरिजिन है। अच्छा, और बाकी इसमें जो मसल होते हैं ना वो कौन से हैं कि फ्लेक्सर, नज़र भी नहीं आ रहा है मोबाइल की स्क्रीन से, फ्लेक्सर कार्बाई रेडियलिस लिखा हुआ है और प्रोनेटेर टेरिस लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग भी देख लेना, लेकिन इसमें बुक में अगर नहीं दिया तो आप ये यहाँ इतना भी कर ले तो काफ़ी है। पता नहीं कि मैं कैसे समझा रही हूँ एक्चुअली, जब मुझे वीडियो बनाते वक्त कोई बुलाता है तो मैं फिर मेरा पूरा फोकस वहाँ हो जाता है, तो फिर पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैंने एक चीज़ को इस वजह से दोबारा रिपीट किया है क्योंकि मैं ख़ुद भी सेटिस्फाई नहीं थी, सो आई होप कि समझ आ गया हो आपको। उसके बाद अल्नर नर्व कंप्रेशन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी ना ट्रिक आप कैसे लगा सकते हो, देखो टेनिस एल्बो है ना, टेनिस में ई आ रहा है तो इस वजह से ये एक्सटेंसर ओरिजिन है, ठीक है। और कॉल्फर, देखो कॉल्फर में एफ आ रहा है तो इस वजह से ये फ्लेक्सर ओरिजिन है। ये में लाजमी याद रखना कि ये फ्लेक्सर ओरिजिन है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, ठीक है। इट इज़ रेफर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, बोलते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। इन्फ्लेमेशन तो होनी है क्योंकि नाम ही इसका क्या है, आइटिस, लेटरल एपिकोंडाइल के इन्फ्लेमेशन है, इसका मीडियल एपिकोंडाइल के इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, मीडियल कोंडाइल का। तो अगर मीडियल एपिकोंडाइल का कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन इन्वॉल्व होगा तो गोल्फर है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के थ्रू एक्सटर्नल ओरिजिन का लेटरल एपिकोंडाइलिस का एक्सटर्नल ओरिजिन इन्वॉल्व होगा तो वो टेनिस एल्बो है, ठीक है। और उसमें मसल याद रखना, एक्सटेंसर कार्बाई रेडियलिस ब्रेविस होती है, इसकी ना भी याद रखो, खैर है, ठीक है। बाकी पेन लोकेटेड होता है, अगर पेन वो लेटरली के साइड पे बताएगा, ठीक है, मतलब थंब साइड पे यूमरस के जो ऊपर ना बताएगा तो लेटरल एपिकोंडाइलिस है। लेकिन अगर लिटिल फिंगर की साइड यूमरस बोन के डिस्टल एंड पे बताएगा तो वो गोल्फर एल्बो है। ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद अल्नर नर्व कंप्रेशन ना, ये सेकंड मोस्ट कॉमन पेरिफेरल नर्व इंट्रैक्टमेंट है आफ्टर कार्पल टनल सिंड्रोम। देखो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। देखो कार्पल टनल सिंड्रोम, इट रेफर द मीडियन नर्व कंप्रेशन इन द कार्पल टनल डीप द रिस्ट फ्लेक्सर, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको नज़र आ रही है पिक्चर, कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है कि मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो रही है, देखो कंप्रेशन हो रही है कहाँ पे, कार्पल टनल, जो कि डीप आ रही है रिस्ट में, तो ये है कार्पल टनल। और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, एडियोपैथिक, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या कोई थायराइड कंडीशन, मैगजीन या आर्थराइटिस या एक्रोमेगली, डायबिटीज। इसको एक दफ़ा पढ़ लो, बस आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम का ये मतलब है कि मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो जाना, और कहाँ पे, इन द कार्पल टनल डीप टू द रिस्ट, ठीक है। ये मेन लाइन याद रखनी है। क्लिनिकल फीचर किस तरह से होगा कि पेशेंट किस तरह से आएगा कि पेन हो रहा है मुझे, पैरास्थीसिया लाइक जो है उसको, ठीक है बेटे। तो मैंने आपको बताया कि कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, ठीक है। और मीडियन नर्व की कंप्रेशन जिस तरह से आप देख रहे हो, ये मीडियन नर्व आ रही है, ठीक है, और ये जो डीप जा रही है, ठीक है, डीप जा रही है कार्पल टनल में, ठीक है, डीप। तो यहाँ पे क्या हो रही है, उसको कंप्रेशन हो रही है, मतलब जब वो उसको नर्व्स नहीं मिल रही सप्लाई आगे, तो आपको देख रहे हो कि ये तीन जो रेडियल फिंगर है, देखो इसको थोड़ा सी जो है ना ब्लूइश करके दिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, बिल्कुल पैरास्थीसिया लाइक होगा और पेशेंट को पेन होगा इन तीन पे, और थोड़ा हाफ डिजिट पे इन दो के भी, ठीक है। तो रेडियल साइड पे जो तीन फिंगर है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा, और हाफ इनके भी। और उसको जो आएगा ना पेशेंट मेरे पास, वो बोलेगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिन चुभा रहा है, वो ऐसा बोलेगा, ऐसा लग रहा है कोई पिने चुभा रहा है मुझे इस जगह पे। तो हम जब एग्जामिनेशन करेंगे ना तो हमें देखो, और वो बोलेगा कि मुझे रात को पेन ज़्यादा होता है, और जब मैं शेक करता हूँ ना हैंड्स को तो मुझे रिलीफ मिल जाता है कि पेन इन पैरेस्थीसिया इन रेडियल 3 एंड हाफ डिजिट ऑफ द हैंड, जैसे मैंने बताया। और नाइट पेन कॉमन होता है, वो बोलेगा कि जब मैं शेक करता हूँ ना हैंड को तो मुझे जो है ना थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो ये आपने देख लिए कार्पल टनल सिंड्रोम, पता चल गया आपको। अब इसकी क्लिनिकल टेस्ट ये होंगे कि हम किस तरह से पता चलेंगे कि इसको हाँ ये वाली चीज़ है, तो हम उसकी टेस्ट करवाएंगे। फेलन टेस्ट होता है। फेलन टेस्ट ये होता है कि हम उसकी जो है ना रिस्ट की फ्लेक्शन करवाते हैं। अगर उसकी रिस्ट की फ्लेक्शन के साथ उसको जो है ना पैरास्थीसिया दोबारा से हो जाए, रिप्रोडक्शन ऑफ पैरास्थीसिया, मतलब हम बोलेंगे आप अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करें, जब वो रिस्ट को फुल फ्लेक्स करेगा ना और फिर बोलेगा कि हाँ अब मुझे दोबारा से ऐसा लग रहा है कोई मेरी पिने चुभा रहा है, तो उसका मतलब फेलन टेस्ट आपका पॉजिटिव है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ पैरास्थीसिया विद फुल रिस्ट फ्लेक्शन। उसके बाद टिनल टेस्ट करेंगे। टिनल टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो है ना टैपिंग आवर मीडियन नर्व प्रोड्यूस टिंगलिंग, हम ना जो मीडियन नर्व होगी ना उस पर इस तरह से टैप करेंगे, जो कंप्रेस, उसको जब कंप्रेस जो हुई हुई है ना यहाँ पे जब टैप करेंगे ना तो बोलेंगे हाँ मुझे टिंगलिंग लाइक
टिंगलिंग हो रही है ना, प्रोड्यूस टिंगलिंग, ये फिर आपका टेनल टेस्ट। देखो टी से टेनल और टी फॉर टिंगलिंग, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। और डर्कन टेस्ट ये होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ पेन आफ्टर डिजिटल प्रेशर ओवर द टनल, मतलब जब आप इस पर प्रेशर डालोगे, पहले तो आपने टैप किया था ना टिनल में टैपिंग करोगे तो टिंगलिंग होगी। देखो नेम टी से ही आ रहा है। डर्किन में क्या करोगे, देखो डर्किन में जैसे प्रेशर लगाओगे ना इस पर, जब आप प्रेशर लगाओगे तो पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसको कार्पल टनल सिंड्रोम का इशू है। तो इस तरह से टेस्ट करके हमने उसको डायग्नोज कर लिया। अच्छा, मतलब ये ऐसा टेस्ट है कि आप उसको परफॉर्म करोगे, या प्रेशर दोगे डर्कन टेस्ट में तो पेन होगा, उसको टिनल टेस्ट में टैप करोगे इस जगह पे मीडियन नर्व पे तो उसे टिगलिंग होगी, और फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट करवाओगे तो उसे पैरसीसिया होगा फेलन टेस्ट में। तो ये है ट्रीटमेंट। क्या होगा कि आप नाइट स्प्लिट ऑफ रिस्ट करो इन एक्सटेंशन, क्योंकि उसे नाइट पे ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो आप ऐसे करो, आप कोई ऐसा डिवाइस उसको दो, कोई सॉफ्ट या हार्ड डिवाइस कि जो उसका जो ये इंजर्ड पार्ट है ना, तो इस इंजर्ड पार्ट को मतलब उसको कोई प्रेशर लगने से इस पर पेन हो रहा है, तो हम कोई ऐसे ऐसी चीज़ देंगे ताकि वो उसको जो है लगा के रात को सो सके, क्योंकि पेन उसको रात को भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि रिस्ट नाइट स्प्लिट ऑफ रिस्ट इन एक्सटेंशन, ताकि वो एक्सटेंशन पोजीशन में ही रहे, क्योंकि अगर वो फ्लेक्स करता है ना रिस्ट को, जिस तरह से अगर वो फ्लेक्शन करेगा रिस्ट की, मतलब जब मैं उसे बोलूँगी कि आप ऐसे करें तो उसको बहुत पेन होगा, ये होती है ये फ्लेक्शन और रिस्ट, जब मैं कहूँगी आप ऐसे करें तो उसे बहुत पेन होगा, इस तरह से करने में, इस तरह से करने में उसे बहुत पेन होगा। तो इस वजह से हम उसे कोई ऐसी चीज़ देंगे जो कि उसके हाथ को इस तरह से रखे, एक्सटेंशन पोजीशन में उसके रिस्ट को रखे, ये जो रिस्ट है ना इसको एक्सटेंशन पोजीशन में रखे, ताकि उसका पेन जो है रिलीव हो जाए, उसको पेन ना हो नाइट को। और बाकी स्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे, कार्पल टनल के यहाँ पे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है, फॉर पेन। और सर्जिकल डिकम्प्रेशन, अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम फिर सर्जिकल के थ्रू उसको डिकम्प्रेशन, मतलब उसका जो टाइटनेस है उसको रिलीज़ कर देंगे। और जैसे ही टाइटनेस हम रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे जो भी टाइटनेस जिसको से ये दब रही है नर्व, तो जब इसको रिलीज़ करेंगे तो दोबारा से सही हो जाएगी, और इनर्वेशन जब सप्लाई जाएगी तो ये पेन खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में इस वजह से पहले पढ़ाया, क्योंकि जो अभी मैं आपको अल्नर नर्व डिकम्प्रेशन पढ़ाऊंगी ना, तो अगर आपने कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं पढ़ा होता तो फिर आपको प्रॉब्लम होती। तो बेटे इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन, फर्स्ट तो कार्पल टनल था ना, तो कार्पल टनल के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो अल्नर नर्व कंप्रेशन है, ठीक है, जिसमें पेरिफेरल नर्व इंटरप्टमेंट होती जाती है आफ्टर कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। अच्छा, साइड ऑफ कंप्रेशन इसकी ना अराउंड द एल्बो होती है, इसकी याद रखना कि इसकी जो कंप्रेशन होती है वो एल्बो के अराउंड होती है। अब मैं आपको एल्बो नहीं दिखा सकती, आपको पता है कि अराउंड द एल्बो जो है मोस्ट कॉमन इसकी कंप्रेशन हो रही होती है। और जो है अराउंड द एल्बो द मीडियन एपिकोंडाइल, जो मीडियन एपिकोंडाइल है ना, अभी मैंने आपको बताया मीडियन एपिकोंडाइल किस तरफ होता है, लिटिल फिंगर के तौर पर, लिटिल फिंगर की साइड पर। ये यूमरस है तो यहाँ पे मीडियन एपिकोंडाइल होता है, ठीक है, यूमरस के डिस्टल एंड के मीडियल साइड पर। ये मीडियल जो लिटिल फिंगर की तरफ है, जो थंब साइड पर होता है वो लेटरल होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। बाकी क्यूबिटल टनल, पता है क्यूबिटल टनल जो है बिटवीन दी हेड ऑफ ये मसल जो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, इसमें ये होती है, ये जो है ना नैरो पैसेज होता है एल्बो के ना इनसाइड, एक नैरो पैसेज होगा जिसे हम क्यूबिटल टनल कहते हैं, ठीक है, जो कि दो हेड के दरमियान होता है, बिटवीन द टू हेड फ्लेक्शन कार्पाइल। तो वहाँ पे भी हो सकती है कंप्रेशन, ये साइड ऑफ कंप्रेशन है, लेकिन मोस्ट कॉमन बस याद रख लो कि अराउंड दी एल्बो, बाकी छोड़ दो। बाकी फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ कि फ्लेक्सर कार्पाइल अल्नेरिस की वहाँ पे होता है। खुद सोचो, मैंने कहा ना कि मीडियल एपिकोंडाइल के वहाँ पे भी हो रहा होता है। तो मीडियल खुद सोचो, यहाँ पे अल्ना बोन होती है ना, यूमरस के बाद यहाँ पे अल्ना बोन होती है, तो अल्नर से याद रखो कि यहाँ पे ये दो हेड जो मिल रहे हैं ना, इसे कह रहे हैं यहाँ पे ना क्यूबिटल टनल होता है, दो हेड जो मिल रहे हैं, नैरो पैसेज होता है। तो यहाँ पे भी कंप्रेशन होती है बिटवीन टू हेड। और यहाँ पे कौन सी मसल होती है, फ्लेक्सर कार्पाइल अल्नेरिस मतलब अल्ना वाली बोन। तो अल्ना वाली बोन आपकी मीडियल साइड पे ही है ना, देखो ये फिंगर साइड पे ही अल्ना वाली बोन होती है ना, तो इस तरह से याद रख लो। एक चीज़ से दो चीज़ें आप लोग याद रख लो। आई होप कि कुछ समझ आ रहा हो, पता नहीं मोबाइल में दिख रहा है या नहीं, मैं नीचे बुक में देख रही हूँ, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि मोबाइल में दिखा या नहीं वो जो मैं दिखाना चाह रही थी, ऊपर से टाइम भी कम है। अच्छा, दूसरा जो है, और दूसरी जो इसकी साइड है वो आर्केड ऑफ स्ट्रूथर है। अब ये क्या होता है, ये फिब्रस बैंड या टनल होता है, और ये आपके अपर आर्म में ही होता है, और वहाँ पे अल्नर नर्व जो है पासिस करती है अंडर द, मतलब इस जो है आर्केड ऑफ स्ट्रूथर में अल्नर नर्व पास कर रही होती है, बस वहाँ पे भी मतलब ये कंप्रेशन हो सकती है। तो अल्नर नर्व वहाँ से पास करती हुई आती है, तो अगर उसकी कंप्रेशन होगी तो ये पूरे साइड्स मैंने बता दिए हैं कि मीडियल एपिकोंडाइल है, इससे आपने याद रखना है कि अल्ना बोन उस साइड पर होती है, तो मसल याद रख लो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, ठीक है।
और ये कहाँ पर होती है, बिटवीन टू हेड्स, जो पैरेटल टनल है ना वहाँ पे। और मोस्ट कॉमन आपने याद रखना है अराउंड दी एल्बो। ये हो गया आपका। उसके बाद क्लिनिकल फीचर जो है ना ये याद रखना कि ये पेनफुल नहीं है। देखो अनलाइक कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम में मेरे पास जो पेशेंट आया था वो पेन की कंडीशन के साथ आ रहा था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, इस हाथ पे, इस वाली जगह पे कार्पल टनल सिंड्रोम है, वो पेन की हिस्ट्री के साथ, पेन के साथ आ रहा था। और यहाँ पे जो है उसे कोई पेन नहीं होगा, वो आएगा उसको कोई, मैं बोलूँगी पेन है तो वो बोलेगा नहीं मुझे कोई पेन नहीं है, तो यहाँ पे पेन नहीं होगा। और यहाँ पे जो क्या होगी, वीकनेस ऑफ हैंड एसोसिएटेड विद पैराथीसिया, और यहाँ पे वीकनेस होगी हैंड की, क्योंकि खुद सोचो अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है पैराथीसिया तो होना है कि निडल और पिन लाइक जो है उससे सेंसेशन आ रही होगी और वीकनेस हो रही होगी। और बाकी उसकी जो है ना हाइपोथेनार एमिनेस जो है ना वो भी वेस्टिंग हो रही होगी। खुद सोचो अल्नर जो बोन है ना आपकी, इस तरह से ये आपकी अल्ना बोन है लिटिल फिंगर के मतलब ये आपकी ह्यूमरस है, यहाँ पे जो लिटिल फिंगर की तरफ है ना वो अल्ना है, थंब की साइड रेडियस वाली बोन है। और अल्ना जो है ना जो लिटिल फिंगर की तरफ है अल्ना बोन, उसकी ये जो है ना आपकी लिटिल फिंगर, यहाँ पे जो मसल होती है ना ये हाइपोथिनार मसल होती है, हाइपो, और जो थंब की साइड होती है ये थिनार होती है। देखो हाइपो का मतलब कम, छोटा, तो लिटिल फिंगर छोटी है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि हाइपोथिनार मसल लिटिल फिंगर की साइड होती है। तो जाहिर सी बात है ये लिटिल फिंगर की साइड ही कंप्रेशन हो रही है ना इसकी। ये देखो मीडियन एपिकोंडाइल्स वही लिटिल फिंगर की तरफ होता है, और ये अल्नरिस मसल भी तो सारी उसी तरफ हो रही है। अल्नर नर्व आ रही है, अल्नर नर्व उसी साइड से आ रही है, तो इस वजह से आपकी हाइपोथिनार एमिनेस जो लिटिल फिंगर की तरफ होती है उसकी वेस्टिंग होती है, और इंट्राओशियस मसल की वेस्टिंग होती है। और बाकी टेनल साइन पॉजिटिव होता है। टेनल साइन क्या होता है कि जब मैं उस जगह पे क्या करूँगी, टेप करूँगी, ठीक है, मतलब इन जो साइड है ना इनमें किसी भी साइड पे अगर मैं मीडियन एपिकुलर या अराउंड दी एल्बो मोस्ट कॉमन जो है, या अल्नरिस मसल पे, या इस पे आर्केड ऑफ स्टूथर पे, ठीक है, उस पर अगर मैं टेप करूँगी, ये क्या होता है फिब्रस बैंड होता है अपर ले, तो अगर मैं इस पर टैप करूँगी ना तो आपको टिंगलिंग मिलेगी, ठीक है, मतलब पेशेंट को। तो ये टिनल स्ट्रेस जैसे आपने उसमें देखा था, उसमें बाकी 2 और भी थे, इसमें सिर्फ एक है, और बाकी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होंगी, इसको छोड़ दो। मेन चीज़ मैंने बता दी कि पेनफुल नहीं होता, नॉट पेनफुल, और हाइपोथिनार एमिनेस की वेस्टिंग होती है, वो सारी एक ही बात में सारी चीज़ें हैं। सारी लिटिल फिंगर की तरफ जो साइड थी वहीं पे, और लिटिल फिंगर की साइड हाइपोथिनार की वेस्टिंग भी होगी, देखिए आपने टेनिस सेंटर पॉजिटिव भी देख लिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें नर्व डिकम्प्रेशन वही जिस तरह से आपने उसमें सर्जरी के थ्रू पहले तो आपने उसको ट्रीट किया कि उसको स्प्लिंट दे दिया, लेकिन उससे भी काम नहीं हो रहा था तो आपने सर्जरी की, तो सेम इसमें भी आपने नर्व डिकम्प्रेशन ही बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप उसकी नर्व डिकम्प्रेशन करो, ठीक है। बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही कि आप उसकी नर्व डिकम्प्रेशन करो। बेस्ट ट्रीटमेंट जो है आपने यही कह रहे हैं कि जो नर्व उसकी कंप्रेस हो रही है ना उसको डिकम्प्रेशन हो, जहाँ पे जो भी टाइटनिंग है उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव करो, और नर्व दोबारा से जो है डिकम्प्रेस हो जाएगी, तो वो सारी नर्व सप्लाई जाएगी, तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अल्नर नर्व कंप्रेशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपने सर्जरी की तो नर्व डिकम्प्रेशन करवा लो, बस ये होगी आपके अल्नर नर्व कंप्रेशन। पता नहीं कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं आज डायरेक्ट बुक में देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने पेंसिल से लिखी है तो फिर उसको मुझे पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आ जाओ एल्बो लूज बॉडीज़। एल्बो लूज बॉडीज़ क्या होती है? एल्बो इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर सिम्टोमेटिक लूज बॉडीज़। देखो नी के बाद जो है ना आपकी जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पे आपको लूज बॉडीज़ मिल सकती है वो आपकी एल्बो होती है, बस ये याद रखो। और मोस्ट कॉमन कॉज इस लूज बॉडीज़ निकलने का क्या है, वो है कि कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मैंने आपको रोमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेडिसिन में। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस होता है, लेकिन यंग एज में क्या होता है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का केस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लूज बॉडीज़ का कि सेकंड मोस्ट कॉमन एल्बो है, फर्स्ट जो है वो नी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हैंड डिसऑर्डर है। हैंड डिसऑर्डर जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको छुड़वा रही हूँ, लेकिन आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बस हैंड फंक्शन बता देती हूँ। देखो जब भी हम पिकिंग करते हैं ना, पिकिंग अप अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं ना, पिकिंग करते हैं तो वो फाइन पिंच होता है। लेकिन अगर हम कोई हैमर है और हम उसको होल्ड करते हैं, कोई हैमर है तो हम उसको इस तरह से होल्ड करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो उसे पावर ग्रिप कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई चाबी है तो चाबी को हम इस तरह से लगाते हैं और तो उसको हम की ग्रिप कहते हैं। चाबी की है तो की ग्रिप होगा ना। अच्छा, या कोई कार्ड है उसको भी की ग्रिप कहेंगे। और अब ये जैसे कि मैंने ये पेंसिल होल्ड की हुई है तो इसको हम चंग ग्रिप कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई सूटकेस इस तरह से, सूटकेस को हम इस तरह से लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो हुक ग्रिप होता है। तो बस ये ग्रिप पढ़ लो, बाकी ये मैं छुड़वा रही हूँ क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ये पढ़ा सकूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद भी इसको छोड़ रही हूँ। इंसिशन शुड कॉज ऑफ फ्लेक्स इन केस ऑफ 45 एंगल है, छोड़ो, ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। अच्छा, ये हैंड इन्फेक्शन में देखो कि
पेरोनाइचिया क्या है? पेरोनाइचिया जो है ना इन्फेक्शन है बिटवीन दी साइड ऑफ द नेल, मतलब जो नेल है ना ये आपका नेल है, अब इसकी जो है ना साइड, ये नेल की जो साइड है ना ये साइड, या आप कह लो कि लेटरल पल्प ऑफ द फिंगर, जो पल्प होती है ना ये जो पल्प है, अब ये लेटरल पल्प या नेल का साइड कह लो, ये जो साइड है और ये मेरा लेटरल पल्प है, तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगी इनके दरमियान, मतलब ये जो पल्प है और ये जो नेल्स का जो साइड है इनके दरमियान यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होगी तो ये क्या होगा? पेरोनाइचिया होगा बस। और इसमें जो इन्फेक्शन करवाता है वो स्टेफ ऑरियस मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो बिटवीन द साइड ऑफ द नेल और लेटरल पल्प के बिटवीन जो इन्फेक्शन होता है पेरोनाइचिया होता है, स्टेफ ऑरियस के जरिए कॉज होता है। बाकी आप इसको सर्जिकल रिलीज़ कर दो जो भी पस बनाए, ठीक है, एक्सीजन कर दो, उसको ड्राई कर दो, एंटी फंगल क्रीम्स लगाओ। पल्प स्पेस इन्फेक्शन को हम फिलोन कहते हैं, ठीक है, ये याद रख लो, और बाकी इसको छोड़ दो, ठीक है। ड्यूपिट्राइन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? ड्यूपिट्राइन कॉन्ट्रैक्चर ना एक फिब्रोप्लास्टिक हाइपरप्लेशिया हो जाता है, ठीक है, और रिजल्टेंट स्किन नोड्यूल्स, कॉर्ड्स एंड डिफॉर्मिटीज़ उसके नतीजे में हो जाती है। और इसके रिस्क फैक्टर एजिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़, स्मोकिंग, यूज़ ऑफ वाइब्रेटरी टूल और पल्मोनरी टीबी, एड्स, अल्कोहलिक सिरोसिस हो गया, ट्रोमा, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। पेशेंट पार्मल नोड्यूल्स के साथ आएगा, ठीक है, स्किन उसकी बिल्कुल पंकरिंग लाइक होगी, ठीक है, कोर्स होंगे उसके पाम पे और डिजिट्स पे क्या होंगे? बिल्कुल कोर्स आपको मिलेंगे। और गैरोड कंकल पैड्स, थिकन स्किन होगी ऑन डॉर्सल और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे, ठीक है, बिल्कुल थिकन स्किन हुई होगी। फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिजिट पे जो होगी वो जो मोस्ट कॉमन होती है ना वो रिंग वाली फिंगर होती है, बाकी भी होती है लिटिल फिंगर, मिडिल, लेकिन मोस्ट कॉमन रिंग फिंगर होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर से ना, देखो ये दिख रहा है आपको, थिकन टेंडन टिश्यू दिख रहा है, ये देखो ये सारे टेंडन टिश्यू, टेंडन शीट बिल्कुल थिकन हुई है, क्यों? क्योंकि फिब्रोप्लास्टिक हाइपरप्लेशिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना ये बिल्कुल थिक हो गया है। और पेशेंट इस तरह से हाथ लेकर आएगा और जब आप देखोगे तो आपको पार्मल नोड्यूल मिलेगी, स्किन पंकरिंग मिलेगी, ठीक है, और जो फिंगर्स की जो मोस्ट कॉमन फिंगर मिलेगी वो रिंग फिंगर मिलेगी, बाकी भी मिल सकती है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, फिब्रोमेटस प्लांटर फेशिया हो सकता है लिडन हॉर्स डिसीज़ में, और पायरोनोरिया डिसीज़ में आपकी पिनाइल फिब्रोमेटोस हो सकती है, तो ये देख लो। लेकिन खैर इसको छोड़ दो, जो मेन चीज़ है क्या होता है, किस वजह से होता है, मोस्ट कॉमन क्या है बता दी मैंने। अच्छा, सर्जिकल इसकी हम क्या करेंगे, खुद सोचो। इसको सर्जिकली हम करेक्शन करेंगे, ठीक है, सर्जिकल कोड डिफॉर्मिटी जो भी डिफॉर्मिटी है उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन करेंगे, न्यूरोस्केलेटल बंडल को स्किन कवरेज करेंगे, ठीक है। किस तरह से फेशियोटमी कर देंगे, मतलब इसको खोल देंगे स्किन को, और जो भी प्रेशर, जो भी फिब्रोप्लास्टिक हाइपरप्लेजिया है उसको रिलीज़ कर देंगे, उसको ट्रीट कर देंगे थ्रू सर्जरी। उसके बाद डी कॉर्बियन टिनोसाइनोवाइटिस है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, किसकी? स्टिनोसिस हो रही है, टेंडन शीथ के फिक्स डॉर्सल रिस्ट कंपार्टमेंट है। बस इसमें याद रखना कि ये फिक्स डॉर्सल रिस्ट कंपार्टमेंट में क्या हो जाती है, टेंडन शीट की स्टिनोसिस हो जाती है, और मोस्टली जो है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस में होती है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस में होती है, ठीक है, बस इतना याद रख लो। और इसको ना इन चाइना में इसको मदर हैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसको चाइना में मदर हैंड भी कहते हैं, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखो। देखो टिनोसाइनोवाइटिस मतलब कि टेंडन की हो रही है, और साइनोवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिससे जो है स्टिनोसिस हो गई है टेंडन शीथ में। और कहाँ पे हुई है? जो डॉर्सल रिस्ट कंपार्टमेंट है ना, फर्स्ट डॉर्सल रिस्ट कंपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं आपको रिस्ट दिखाऊं तो उसकी जो डॉर्सल साइड है वहाँ पे हो रही है, और ये मसल याद रख लो, ठीक है, कि एक्सटर्नल पॉलिसी ब्रेविस और एडक्टल पॉलिसी लॉन्गस में होती है। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, मतलब ये किस वजह से हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो गया है तो उसमें देख सकती है आपको, ये प्रेगनेंसी में हो सकती है, ये न्यूबॉर्न में हो सकती है। इन चाइना में इसको मदर हैंड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? फिंकल स्टेन टेस्ट, इसमें पॉजिटिव फिंकल स्टेन टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। इसमें क्या होता है कि पेन होता है विद रेस्ट पे और थम अल्नर डेविएशन वाइल थम इज़ फुली फ्लेक्स। जब वो थम को फुली फ्लेक्स करेगा ना तो उसको पेन मिलेगा या रिस्ट पे पेन मिलेगा, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि डॉर्सल रिस्ट डॉर्सल रिस्ट पे हो रही है ना कंपार्टमेंट, तो जाहिर सी बात है जब वो फ्लेक्स करेगा तो उसको पेन होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फिंकल स्टेन टेस्ट किससे एसोसिएटेड है? आपके डिकॉर्बियन
टीनोसाइनोवाइटिस के साथ, ठीक है। इसको हम एंसिड देंगे, स्टेरॉइड देंगे, बाकी सर्जिकल रिलीज़ कर देंगे जो भी वहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर रेटिनोक्यूलम है उसको रिलीज़ कर देंगे, बाकी छोड़ो। ट्रिगर फिंगर क्या होती है कि स्टीनोसिंग होगी टीनोसाइनोवाइटिस में, ठीक है। इसमें क्या होगी, थिंकर और नेरोइंग फ्लेक्शन टेंडन की होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेंडन शीट थी, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था। फ्लेक्शन टेंडन है, ट्रिगर फ्लेक्शन भी हम इसे कहते हैं, पता नहीं कि नज़र आ भी रहा है आपको। अच्छा, दिस रिजल्ट इज़ लॉकिंग द डिजिट इन फ्लेक्शन। अब ये देखो यहाँ पे नैरोइंग और थिकनिंग हो रही है किसकी, फ्लेक्शन टेंडन की। तो खुद सोचो, जब फ्लेक्शन टेंडन की नैरोइंग होगी, थिकनिंग होगी, तो जो डिजिट्स होंगे ना वो फ्लेक्शन में लॉक हो जाएंगे। जब हम उसे कहेंगे ना कि आप अपने डिजिट्स को फ्लेक्स करें, तो जब वो करेंगे तो वहीं लॉक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर फिंगर मतलब कि वो फ्लेक्शन टेंडन की नैरोइंग और थिकनिंग हो गई है, और इसको टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। पॉसिबली करेक्टेबल है। और बाकी ये जो है A1 रिलेटेड टू A1 पुली, इसको छोड़ दो, है गाउट और टाइफाइटिस से रिलेटेड है। कार्पेट टनल सिंड्रोम तो मैंने पढ़ा दिया है। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये आपको ऑलरेडी मैंने रूमेटोलॉजी में पढ़ा दिया है, ठीक है, कि हैंड की होती है, और इसमें जो है ना इट इन्वॉल्व जॉइंट टेंडन, ये सब इन्वॉल्व कर सकता है। आप जो है ना मेडिसिन में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं यहाँ पे बस ये बता रही हूँ कि देखो, एक इसमें बोटोनियर डिफॉर्मिटी है, एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, एक जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब है। अब क्या होता है, आपको पता है कि ये आपकी क्या है, जॉइंट का तो पता है ना, ये आपकी मेटाकार्पोफिलेंजियन जॉइंट है, और ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियन जॉइंट है, और ये डिस्टल है। अब देखो, अगर मेटाकार्पोफिलेंजियन जॉइंट हाइपर एक्सटेंस हुआ है, देखो ये हाइपर एक्सटेंशन हुई है, इसकी हाइपर एक्सटेंशन हुई है, और प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियन जॉइंट आपका फ्लेक्स हुआ है, देखो ये फ्लेक्शन हो रही है, ये देखो इस तरह से फ्लेक्शन हुई है प्रॉक्सिमल इंटर, और जो डिस्टल है वो भी क्या हुआ है, हाइपर एक्सटेंस हुआ है। तो ये फिर आपको कौन सी डिफॉर्मिटी नजर आएगी, बोटोनियर डिफॉर्मिटी, जिसमें मेटाकार्पोफिलेंजियन जॉइंट और डिस्टल हाइपर एक्सटेंस है, बाकी प्रॉक्सिमल वाला क्या है, फ्लेक्स है। मतलब इस तरह से ये है, इस तरह से मैं इसको कैसे दिखाऊं, देखो ये पहले हाइपर एक्सटेंस, फिर फ्लैक्स, और फिर हाइपर एक्सटेंस, तो ये बोटोनियर डिफॉर्मिटी है। अच्छा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है कि मेटाकार्पोफिलेंजियन जॉइंट और प्रॉक्सिमल दोनों ही हाइपर एक्सटेंस होते हैं, देखो बिल्कुल हाइपर एक्सटेंस है, प्रॉक्सिमल भी और मेटाकार्पोल भी, लेकिन जो डिस्टल वाला है वो फ्लैक्स है, तो ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, ठीक है।